अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, आज हम अपनी ऑनलाइन क्लास में हाजिर हैं सबक नामदेव माली के लेक्चर 2 के साथ। ठीक है, यानी इसका दूसरा हिस्सा आज हम आपको बताएंगे। पहले हिस्से में हमने आपको मुसन्निफ़ का ताल्लुक़ बता दिया था, सबक का मरकज़ी ख़याल भी बता दिया था, और इसके अलावा आज जो है मैंने खाका निगारी भी आपको बता दी थी। आज मैं आपको तारुफ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप खुद ही देख लीजिएगा, मैं ये नहीं बताऊँगी, बल्कि मैंने आपको ये कहा था कि मैं सबक पढ़ कर बताऊँगी। अल्फाज मैंने आपको बता दिए थे। तो बेटा सबक बिल्कुल कहानी की तरह है। मैं सबक का पूरा यूँ समझिए खुलासा आपको अपने लफ्ज़ में बता दे रही हूँ, आप इसे गौर से सुन लीजिएगा और सबक जो है आप खुद से पढ़िएगा। ठीक है, इस सबक में क्या है, जैसे देखिए सबक ये है कि नामदेव माली एक माली का खाका है जिसका नाम नामदेव था, और जो नामदेव मकबरा राबिया दुरानी औरंगाबाद हैदराबाद दक्कन में बाग में माली था। ठीक है, नामदेव बहुत ज़्यादा मेहनती था, बागवानी से इश्क था, पौधों से उसे प्यार था। वो पौधों को पानी देकर इन्हें हर जाविये से देख देख कर खुश होता था। नामदेव की कोई औलाद ना थी और वो अपने पौधों पेड़ों को ही अपनी औलाद समझता था और बिल्कुल औलाद की तरह उनका ख्याल रखता था। वो एक एक पौधे के पास बैठता, यूँ लगता जैसे पौधों से बातें कर रहा है। वो पौधों को फलता फूलता देख कर खुश होता था। अगर किसी पौधे को कीड़ा लग जाता तो उसे बहुत फिक्र होती। वो इसकी दवा दारू करता जब तक कि पौधा दोबारा तवाना ना हो जाए। इससे जड़ी बूटियों की पहचान थी। वो इससे बच्चों का इलाज भी करता था। वो खुद भी साफ़ सुथरा रहता और अपने बाग को भी साफ़ सुथरा रखता था। इसे ना सताइश की तमन्ना थी ना सिले की परवाह, बस वो अपने काम में मगन रहता था। एक साल ऐसा हुआ कि बारिश की कमी हो गई, और जब बारिश की किल्लत हुई तो पता है क्या हुआ। वो क्या करता था कि पानी दूर दूर से लाता था ढोकर, और पेड़ों और पौधों को देता था पानी, जिसकी वजह से इसका बाग हरा भरा और सरसब्ज़ शादाब रहता था। इस काम गुजारी पर जब मुसन्निफ़ ने यानी मौलवी अब्दुल हक ने उसे इनाम देना चाहा तो उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि अपने बच्चों की परवरिश करने में कोई इनाम थोड़ी लेता है। ठीक है, और इसके बाद ये बताया गया है कि जब ये हुआ कि एक दफ़ा बाग में शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया, और नामदेव अपने काम में इस कदर मगन था कि उसे इस बात की खबर ही नहीं हुई कि मक्खियों ने नामदेव पर भी ऐसा हमला किया कि वो बेदम हो गया और उसने इसमें जान दे दी। ठीक है, यानी इसमें यही बताया गया है कि नामदेव जो था वो इतना सीधा साधा, अपने काम से इतना इंसाफ पसंद था अपने काम के मामले में, और अपने काम से इतना ईमानदार था कि उसने अपने काम को करते हुए अपनी जान दे दी। ठीक है, तो यही आपको इस सबक का पूरी कहानी सब समझे मैंने आपको इसमें बता दी। अब बेटा मैं आपको ये बताऊंगी कि मश्की सवालात आपको किस तरह करने हैं। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मश्की सवालात आप किस तरह करेंगे। सवालात देखिए, आपके मश्की सवाल पर आप आ जाइए। आपके सफ़ा नंबर 88 पे मश्की सवाल है, मश्क दिया हुआ है, जिसमें पहला सवाल जो है वो है दर्ज झैल सवालात के जवाबात दीजिए। कैसे कीजिएगा बेटा, जैसे पहला सवाल है नामदेव किस बाग में माली था। अब इसमें लिखा हुआ है कि नामदेव किस बाग में माली था। मैंने आपको बताया कि आप पहले हेडिंग डालेंगे। हेडिंग आप क्या डालेंगे पहले सवाल का, तो आप लिखेंगे नामदेव की हेडिंग डालेंगे। और अब मैं आपको इसका जवाब तो बता दे रही हूँ, लेकिन बाकी सबके जवाबात आप खुद लिखेंगे। मैंने हेडिंग डाल दी है सबकी। लिखेंगे आप नामदेव एक माली था जो राबिया दुरानी के मकबरे के बाग में काम करता था। ये बाग औरंगाबाद शहर में है। ये रियासत हैदराबाद दक्कन का एक शहर है। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब हो गया। अब दूसरा सवाल है नामदेव किस बाग में माली था, ये तो मैंने बता दिया आपको। दूसरा सवाल है मुसन्निफ़ को नामदेव की कौन सी हरकतों पर ताज्जुब होता था। हेडिंग आप डालिएगा मुसन्निफ़ का ताज्जुब। ठीक है, और उसके बाद आप इसका जवाब इस तरह लिखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि वो अपने काम में इतना मगन रहता था कि उसे पता ही नहीं चलता था। वो पौधों को देखता था, मुस्कुराता था, चलते फिरते देखता था, मुड़ मुड़ कर देखता था, उल्टे पाँव पीछे हट कर देखता था, मुस्कुराता जाता था, खुश होता था। ऐसा लगता था जैसे वो बातों से पेड़ों और पौधों से क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। तो मुसन्निफ़ को ये बात
मुसन्निफ़ के लिए हैरत का बाइस थी, ताज्जुब मुसन्निफ़ को होता था। ये आपकी किताब में लिखा हुआ है ये सब, आप इसको क्या करेंगे, अपने लफ्ज़ों में इसका जवाब लिखेंगे। इसी तरह तीसरा सवाल है, सबक में नामदेव की कौन कौन सी खूबियाँ बयान की गई हैं। बेटा आप खूबियाँ की हेडिंग डालिएगा और पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, नुकात की सूरत में या पैराग्राफ की सूरत में ये जवाब लिखिएगा। फिर सवाल है, पानी की किल्लत बढ़ी तो नामदेव ने क्या किया। मैंने आपको बताया था ना, दूर दूर से वो पानी लेकर आता था, तो इसमें जवाब आप किताब में पढ़िएगा, आपको मिल जाएगा जवाब। अपने लफ्ज़ों में आसान करके इसका जवाब लिखिएगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखिएगा। क्यों? क्योंकि 2 नंबर के जवाब आपको इम्तहान में करने हैं, ठीक है। पानी की किल्लत की हेडिंग डालिएगा और फिर इसका जवाब भी लिखिएगा। नामदेव को बच्चों के इलाज में कैसे महारत हुई, इलाज में महारत की हेडिंग डालिएगा और उसके बाद आप लिखिएगा उसे जड़ी बूटियों के बारे में उसे पता था, लिहाजा वो उससे बच्चों का इलाज भी किया करता था। एक पैराग्राफ की सूरत में ये जवाब अपने अल्फाज में लिखिएगा, ठीक है। फिर आ जाइए, एक सवाल है कि नामदेव की मौत की क्या वजह थी। मौत की वजह हेडिंग डालिएगा और फिर आप इसका जवाब लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल है, दुरुस्त जवाबात पर निशान लगाएं। बेटा ये कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल कहानी की तरह है। उसके बाद एक सवाल और आ जाता है, सवाल नंबर 4, जुमले की वजाहत कीजिए, ठीक है। जुमले की वजाहत मैं आपको बेटा पहले भी बता चुकी हूँ कि जुमले की वजाहत किस तरह की जाती है। जैसे पहला जुमला इसमें लिखा हुआ है कि काम से सच्चा लगाव था और इसी में इसकी जीत थी, ठीक है। तो इस जुमले के इक़्तिबास की तशरीह आप कैसे करेंगे, यहाँ देखिए मैंने तरीक़ा कार लिख दिया है। पहले आप हवाला सबक को मुसन्निफ़ लिखेंगे और इस हवाला सबक को मुसन्निफ़ में मैं आपको ओरली थोड़ा सा पढ़कर बता दे रही हूँ, आप खुद से लिखिएगा। मैं पहले भी आपको उम्मीद की खुशी में बता चुकी हूँ तरीक़ाकार। आप जब सीख जाएंगे, करेंगे खुद से, तो आपको ये आएगा, क्योंकि इस सबक में जुमला कहीं से भी इम्तहान में आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके मश्क में जो जुमला दिया हुआ है वही आपके इम्तहान में आए। लिहाजा अहम बात क्या है कि आपको जुमले की वजाहत का तरीक़ाकार आना चाहिए, ठीक है। तो मैं बता रही हूँ, हवाले में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इस तरह कि ये जुमला हमारे निसाब में शामिल सबक नामदेव माली से लिया गया है, जिसके मुसन्निफ़ मौलवी अब्दुल हक हैं, जो उनकी किताब चंद हम असद से माखूज है, ठीक है। यहाँ तक आ गए। फिर हवाला मुसन्निफ़ में आप मुसन्निफ़ का तारुफ लिखेंगे कि इन्हें बाबा उर्दू कहा जाता है, अंजुमन तरक्की उर्दू की बुनियाद इन्होंने रखी, ये भी मुसन्निफ़ के तारुफ में आपकी किताब में मौजूद है। फिर सबक का पस मंज़र लिखेंगे। सबक का पस मंज़र बेटा क्या है, देखिए यहाँ पे मरकज़ी ख्याल की सूरत में जो मैंने 4 लाइन लिखा है, आप इसी को बिल्कुल इसी तरह यहाँ सबक के पस मंज़र में या सियाक़ो सवाक़ में लिख दीजिएगा, ये हासिल सबक भी कहलाता है। उसके बाद आप इस जुमले की वजाहत कीजिएगा जो जुमला आपको यहाँ पर दिया गया है, यानी काम से किसको सच्चा लगाव था, नामदेव माली को। और आप इसको किस तरह लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे कि नामदेव माली चूँकि एक मामूली सा माली था, लेकिन बाग की रखवाली करता था, मगर अपने काम में इंतहाई ईमानदार, सच्चा, मेहनती, सुस्ती कायली तो उसके नज़दीक बिल्कुल नहीं आती थी। मेहनती था वो, बच्चों से भी बहुत मेहनत करता था और देखभाल करता था, यानी अपने काम में सच्चा खरा था। इसी की सच्चाई जो थी इसकी, वही उसके असल काम की जीत थी। इसको कम अज़ कम एक पैराग्राफ में इसकी वजाहत कीजिएगा। इसी तरह दूसरा जुमला जो है वो ये है कि दूसरा जुमला क्या है, दूसरा जुमला आपकी किताब में है पेज नंबर 89 में। इससे क्या मालूम था कि क़ज़ा इसके सर पर खेल रही है, ठीक है। इसमें भी आप इसी तरह आइएगा, ये दोनों बिल्कुल सेम ऐसी ही होंगी हेडिंग, हवाला सबक, मुसन्निफ़, सबक का पस मंज़र। जुमले की वजाहत जो है वो आप लिखिएगा। इसमें कौन सी बात हो रही है, वो बात हो रही है कि जब शहद की मक्खी ने हमला किया तो उसे यानी नामदेव माली को नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है उसके साथ, उसकी मौत वाक़ई हो जाएगी। वो अपने काम में इतना मगन था कि उसे पता ही नहीं चला, लेकिन वो अपने काम, अपने फ़र्ज़ से उससे वो पीछे नहीं हटा, ठीक। बेटा तीसरा जुमला जो है वो ये है कि हर शख्स में कुदरत ने कोई ना कोई सलाहियत रखी है। इस सलाहियत को दर्जा कमाल तक पहुंचाने में ही सारी नेकी और बड़ाई है। इस जुमले की वजाहत आप इस तरह करेंगे कि इसमें भी आप हवाला सबक और मुसन्निफ़ लिखेंगे। सबक का पस मंज़र ही दरअसल इस जुमले की वजाहत है।
سبق کا پس منظر ہی دراصل اس جملے کی وضاحت ہے، اور اس کو بھی آپ اپنے لفظوں میں آپ اس کی وضاحت کر دیجئے گا۔ اور پھر حرف آخر لازمی ہوتا ہے لکھنا۔ حرف آخر میں کیا ہوتا ہے؟ حرف آخر میں آپ یہی لکھتے ہیں کہ اس جملے کی ایک شیڈ لکھ لیجئے، یا پھر یہ لکھ دیجئے کہ اس جملے سے ہم یہ سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ حرف آخر ہر ایک کا اپنا الگ ہونا چاہیے، کیونکہ ہر ایک جو پڑھنے والا قاری ہوتا ہے، جو پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کا سوچنے کا انداز جو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ یہ رٹافیکیشن یا پھر ایک دوسرے کی نقل کر کے یا میں نے جو جملہ بولا وہ لکھیں گے تو یکسانیت ہو جائے گی، اور حرف آخر میں وہ مزہ نہیں رہے گا۔ یعنی پھر حرف آخر ایگزامنر جو ہے وہ دیکھے گا آپ کا تو یہی کہے گا کہ بچے نے اپنے خود سے لکھا ہے، اس میں لکھنے کی پڑھنے کی صلاحیت موجود ہے، ٹھیک ہے، رٹافیکیشن نہیں ہے، یاد کیا ہوا بچہ یہ نہیں ہے۔ تو حرف آخر آپ خود سے ضرور لکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ تو اس طرح آپ کا یہ جملہ جو ہے جملے کی وضاحت مکمل ہو جائے گی۔ اور مرکزی خیال میں آپ کو اس سے پہلے والی کلاس میں ہی بتا چکی تھی۔ مرکزی خیال بیٹا آپ ایسے کیجیے گا کہ مرکزی خیال کرنے کے لیے پہلے آپ حوالہ لکھیے گا، حوالہ میں وہی ہوگا حوالہ مصنف اور سبق جس طرح جملہ میں ہے۔ پھر آپ تعارف لکھیں گے یہ مصنف کے تعارف میں ہی پہلی کلاس میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ اس کے بعد آپ مرکزی خیال لکھیں گے۔ مرکزی خیال دیکھیے بیٹا یہاں تو میں نے آپ کو صرف سمجھانے کے لیے لفظوں میں یا ایک پیراگراف کی صورت میں لکھ دیا، کم از کم 2 پیراگراف آپ کے امتحان کے لیے ہونا ضروری ہے، ایک شعر کا ہونا بھی لازمی ہے، تو اور حرف آخر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آپ کام کر لیجئے گا، بلکہ یہ میں آپ کو ایسا کرتی ہوں کہ کاپی میں مرکزی خیال کیا ہوا دکھا دیتی ہوں کیسے کرنا ہے، تو آپ یہ مرکزی خیال کر سکتے ہیں۔ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں مرکزی خیال۔ دیکھیے بیٹا یہ اس طرح کریں گے آپ مرکزی خیال، حوالہ لکھیں گے، مصنف کا تعارف لکھیں گے، پھر یہ مرکزی خیال ہو جائے گا مرکزی خیال۔ پھر اس کے بعد آپ حرف آخر پر اینڈ کریں گے، ختم کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ہر کام کرنے سے پہلے رجسٹر میں کسی بھی سبق کا کام کرنے سے پہلے رجسٹر میں آپ سبق کا ٹائٹل اس طرح ضرور بنائیے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ کام جو ہوگا آپ کا مشق کا مکمل ہو جائے گا۔ یہاں پہ ایک اور مشق میں سوال ہے آپ کے، اور وہ ہے کہ صحیح اور غلط پہ نشان لگائیں یا پھر دیے ہوئے لفظی اشاروں سے کہانی مکمل کیجیے۔ صحیح اور غلط کے نشان میں نے آپ کو پہلے بتا دیے، دیے ہوئے لفظی اشاروں سے کہانی مکمل کیجیے۔ اب یہاں پہ کچھ لفظ دیے گئے ہیں، اگر آپ یہ کہانی اپنے لفظوں میں کر سکتے ہیں تو کیجیے گا، ویسے ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سرگرمی میں طلبہ شجرکاری کی اہمیت پر تقریری مقابلہ کریں۔ یہ تو سرگرمی میں نے آپ کو کرنے سے منع کیا ہے ہر سبق کا، لیکن یہاں پہ جو شجرکاری کی اہمیت ہے یہ آپ کے امتحان میں اس پر مضمون آتا ہے 10 نمبر کا۔ تو شجرکاری کی اہمیت یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نوٹس کی صورت میں مضمون مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک ہماری کلاس جو ہے یہ ختم ہوتی ہے، اور آپ نے اس کلاس میں یہ پورا نام دیو مالی مشقی سوالات کے ساتھ مکمل کر لیا۔ بیٹا آپ یہ کیجئے گا کہ جملے کی وضاحت جو یہاں دی گئی ہے اس کو بار بار سمجھ کر اچھی طرح کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ میں اس لیے کہہ رہی ہوں آپ کو کہ یہ جملہ جو ہے وہ سبق کے ضروری نہیں ہے کہ یہ 3 جملے جو آپ کے مشق میں دیے ہوئے اسی میں سے ایک جملہ اٹھ کر امتحان میں آ جائے، نہیں ایسا نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی دوسرا جملہ آ جائے، تو آپ کو طریقہ کار اس کا آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سوالات کی ہیڈنگ ڈال کے جواب لکھیے گا، کام بہت اچھا رجسٹر میں خوبصورت طریقے سے کیجیے گا۔ تو یہاں پہ اس سبق کی تدریس مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں ہم ایک نظم کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔